નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું મયુર જાની સત્યડે.com માં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને આજે ઘટનાઓની આરપાર અંતર્ગત આપણે બે અલગ અલગ ઘટનાઓની વાત કરવાની છે. પણ એના સૌથી પહેલા જે પ્રથમ ઘટના છે એ છે કૃષિ બિલની ઘર વાપસી. આ મુદ્દે આપણી સાથે વાત કરવા માટે દેશના ખૂબ જ જાણીતા અને ખૂબ જ વરિષ્ઠ સિનિયર पत्रकार अशोक वानखेड़े जी आपके साथ मौजूद है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सत्य.com में, और हमारे दर्शकों की ओर से भी हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप आशा रखते हैं कि आपकी हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, बिल्कुल सही है बिल्कुल, और आपके परिवार में भी सब ठीक। धन्यवाद आपका। पहली बार आ रहा हूँ सत्य डे पर। हालांकि पत्रकारिता में आपके बारे में सुनते आ रहा हूँ, क्योंकि मित्र एक ही है और पत्रकारिता में पत्रकार बचे बहुत कम है। उसमें मयूर जी आप भी हो उनमें, तो कई बार चर्चा हुई है आपकी गुजरात को लेकर। लेकिन मैं सौभाग्य मांगता हूं कि पत्रकारिता को जिंदा रखने वाले जो कुछ बचे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म पे मुझे फिर से एक बार बोलने का मौका मिल रहा है। आप सबका धन्यवाद। ऐसा ही स्नेह और प्रेम बनाए रखें। सर, बस कोशिश हम सब लोग जो है अपने अपनी तरह से जितनी हो सके उतनी कोशिश करते रहते हैं, ताकि एक जो सही अर्थ में हमारा काम है वो कर पाए और लोगों तक सही बात को पहुंचा पाए, विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी प्रेजुडिस, तटस्थ रूप से। तो बस यही कोशिश। आप हमारे वरीय हैं, तो हम आप सब लोगों को देख के जीतते आ रहे हैं, तो बस यही एक यात्रा है। तो बहुत अच्छा लगा आप जुड़े। अब सर, मुद्दा सबसे पहले हम लोग जो लेने जा रहे हैं, जिस पर मैं बड़े विस्तार से आपसे बात करना चाहता हूं, वो ये है कि जिस तरह से कृषि बिल की जो 3 कानून में जो ये अमेंडमेंट्स हुए और फिर उनकी घर वापसी की घोषणा हमारे जो दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं नरेंद्र भाई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी ओर से जो की गई और जिस तरह से वो की गई, तो मुझे पहले सबसे पहले उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए कि जिस तरह से वो प्रकट हुए टीवी पे और जो उनका वक्तव्य रहा, तो उस वक्तव्य में हम सब लोग जो है, जो समझ रहे हैं या बिटवीन द लाइन्स समझने की कोशिश करते हैं, तो जो लगा वो ये लगा कि कमी जो थी वो किसानों में थी, कुछ किसानों में, जो इसकी समझ नहीं पाए। इनकी ओर से जो है वो बड़े पवित्र मन से और दिए की रोशनी जैसा स्पष्ट एक पूरा मामला था, पर किसानों की आंख जो थी वो उसमें कोई मैल या कचरा था जो इस दिए की रोशनी को देख नहीं पाए। और वो जो पवित्र हृदय से लिया गया फैसला था, वो उनकी तपस्या में क्योंकि कमी थी, इसलिए जो है वो फैसला या निर्णय जो है वो कुछ चंद किसानों तक वो पहुंच नहीं पाया, जो 1 साल से बैठे थे चंद किसान। तो इस वक्तव्य को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो ये समझना चाहूंगा, आपका दृष्टिकोण क्या है? मयूर जी, देखिए, अपने देश में राजनेताओं के खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं, और पत्रकारिता का ये काम है कि खाने के दांत लोगों के सामने आ जाए, क्योंकि दिखाने के दांत तो नेता अपने भाषणों में, चाहे मन की बात, तन की बात, धन की बात, जन की बात, जो भी है उसमें करते रहता है। वर्तमान में तो ये स्थिति आ गई कि पार्लियामेंट में भी दिखाने के दांत ही दिखाए जाते हैं और वास्तविकता कुछ और होती है। तो यही पत्रकारिता है कि जो सामने लाना है। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव फरवरी में होने हैं, मार्च में विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट होनी है, दिसंबर में घोषणा हो सकती है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी ये मात्र इतना ही, जनवरी और दिसंबर ये 2 महीने रह जाए। तो ऐसे में जो 5 राज्य है उसमें सबसे बड़ा अहम राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां से करीब करीब 80 सीटें आती है लोकसभा की। उत्तर प्रदेश से ही चाबी खुलती है दिल्ली के दरबार की। तो यूपीए जब सत्ता में आया तब भी उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को 20-22 सीटें मिली, जो एक बड़ा चंक था। पिछली बार जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी आए दिल्ली राष्ट्रीय स्तर पर, तब 80 सीटें मिली थी। उसके बाद दूसरी बार जब वो लोकसभा लड़े 19 में, तब उनको 72 सीटें मिली थी, 8 सीटें कम हुई। लेकिन तीसरी बार उनको लगता है 2024 में, यदि उनको अपना आंकड़ा उत्तर प्रदेश में बरकरार रखना है, तो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार भी बरकरार रखनी होगी, क्योंकि तब
जब उन्होंने ये इतना मैसिव मैंडेट लिया, 80 सीटें ली और 72 सीटें ली, तब विपक्ष की सरकार हुआ करती थी। इस बार डबल इंजन की सरकार है, वहां योगी जी है, यहां मोदी जी है। और जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो भयावह है, और वो भयावह इसलिए है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन इतना फैल चुका है कि वहां नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का घुसना मना है। और यही कारण है कि लखीमपुर खीरी में जब चॉपर उतरने नहीं दिया गया उप मुख्यमंत्री का, तो वो जो एक गैंगस्टर थे वहां पे, जिनको केंद्र में मंत्री बनाया गया, गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने गाड़ियों से रोन दिया लोगों को। ये ताजी घटना है लखीमपुर खीरी वाली, कोई पुरानी नहीं। इससे आप उस क्षेत्र का संघर्ष समझ सकते हैं। उसके बाद बाकी अंचलों में भी उत्तर प्रदेश के जो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी, वो बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। पूर्वांचल ये उत्तर प्रदेश का वो गढ़ था जो भाजपा का अपना गढ़ था, और उनको लग रहा था कि ये यदि पूर्वांचल में हमने बहुत ज्यादा अच्छा किया, जो पिछली बार भी बहुत अच्छा किया था, लेकिन बाकी बचा कुचा भी हम ले ले तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भरपाई कर सकते हैं। सर्वे भी ये आ रहे उत्तर प्रदेश में कि भले ही सरकार बनाए बीजेपी, लेकिन सीटें कम होगी। लेकिन पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, प्लेन से उतरे, और 180 सीटें कैसी पूर्वांचल का विकास करेगी विधानसभा की, तमाम बातें हुई। दूसरे दिन अखिलेश उसी रोड पे उतरे, और अखिलेश के लिए उमड़ने वाली भीड़ लाखों की तादाद में, रात को 2 बजे 3 बजे रास्ते के दोनों तरफा लोग खड़े। ये वो लोग थे मयूर जी जो अखिलेश के वोटर नहीं है, वो बीजेपी का वोटर है जी। और वो अखिलेश के लिए यदि भीड़ वहां इकट्ठा होती है, इसके मायने कि आपका वोटर आपकी सरकार से राज्य में बहुत ज्यादा नाराज है। और इस अखिलेश की रैली की जो रिपोर्ट आई, उसने बुंदेलखंड से लेकर तमाम क्षेत्र में एक अलग नोट सेट किया, टोन सेट किया। हालांकि अभी हाल ही में बुंदेलखंड में गए थे प्रधानमंत्री जी, आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली थी, और ये पहली बार हुआ कि मोदी जी भाषण दे रहे और लोग उठ के आ रहे। भाषण देते समय लोग उठ के वहीं आते हैं जो पैसे देके लाए जाते हैं। जो भाषण सुनने आते हैं वो इतने दूर आते हैं तो पूरा भाषण सुन के जाते हैं। इतने दिनों की रिपोर्टिंग के बाद ये समझ में तो आता ही है हम लोगों को। जब ये वीडियो मार्केट में आए तब से ये बात तय हो गई उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है। लेकिन इसके पहले मैं एक बात और दर्शकों को जानूं, सारा कंफ्यूज करने के पहले, तो किसान आंदोलन की बात हो रही है, लेकिन पंजाब भी एक राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं। पंजाब में बीजेपी अकाली दल के साथ थी। अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ के किसान आंदोलन के बिल पे बीएसपी के साथ समझौता करके चुनाव में जाने का ऐलान किया। कांग्रेस वहां बहुत अच्छी पोजीशन में है, लेकिन कांग्रेस ने भी और अपनी पोजीशन अच्छी करने के लिए, जैसा गुजरात में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बदला गया, वैसा उन्होंने वहां अपना मुख्यमंत्री बदला जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी मुख्यमंत्री पद जाते ही, और उन्होंने बीजेपी, और जैसे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ने उनके ऊपर हाथ रख दिया। अमरिंदर सिंह की लगातार बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ, मतलब अमित शाह जी के साथ, मोदी जी के साथ मुलाकातें होती रही जी। और उन्होंने घोषणा की कि मैं मेरी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस करूंगा और साथ में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ूंगा। जब हमने अमरिंदर जी से पूछा कि किसान आंदोलन बहुत पीक पे है पंजाब में, सबसे ज्यादा पंजाब के किसान है बॉर्डर पे बैठे हुए जी, अकाली दल ने एनडीए छोड़ा, ऐसे में आप कैसे ज्वाइन कर रहे हैं एनडीए? तो उनने बड़े विश्वास के साथ कहा चुनाव के पहले तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, ये मुझे आश्वस्त किया है। तो ये लग रहा था कि 29 तारीख को जो लोकसभा का सेशन होने वाला है, उसके पहले 28 यानी आज शायद ऐसी कोई घोषणा होगी। लेकिन अखिलेश यादव को मिलता हुआ उत्तर प्रदेश का सपोर्ट कहीं ना कहीं नींद उड़ा गया बीजेपी की,
और भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत समय नहीं लगाते हुए प्रकाश पर्व के उत्सव पर गुरु नानक जी को नमन करते हुए ये तीनों कानून वापस लिए। अब प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं माफी मांगता हूं। माफी किससे मांगते हैं ये क्लियर नहीं हुआ। मेरे हिसाब से वो माफी मांग रहे थे उन उद्योगपतियों को जिनके लिए ये तीनों कानून डिजाइन किए गए थे, क्योंकि आपने उनके लिए कानून किए हैं, कुछ डील भी हुआ होगा, क्योंकि कोई भी किसी भी राजनीतिक दल किसी उद्योगपतियों को जब फेवर करता है तो कुछ ना कुछ तो डील होता ही है। शायद उसके लिए माफी मांगी होगी, क्योंकि मयूर जी माफी मांगने के लिए जब आदमी के दिल में किसी के प्रति माफी का भाव आता है तो वो माफी मांग के हाथ जोड़ के माफी मांगता और बात खत्म हो जाती। यदि कोई गलती मैं करूं और आप ये कहे कि अशोक जी मेरे से गलती होगी, मैं माफी चाहता हूं, तो वो माफी है। लेकिन एक बात कहे कि अशोक जी आप महामूर्ख हो, आपको अकल ही नहीं है, मैं माफी चाहता हूं, तो आप मुझे गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के किसानों को गाली दी और कहा कि मैं आपको समझा नहीं पाया। मैं मतलब नरेंद्र मोदी नहीं होता, मैं मतलब केंद्र सरकार होती है, मैं मतलब भारतीय जनता पार्टी होती है जिनके सभी राज्यों में करीब करीब शासन है, मैं मतलब सरकारी तंत्र होता है, मैं मतलब वर्तमान में गोदी मीडिया बैठा हुआ है। कई चैनलों के एंकर्स का वीडियो मार्केट में है जो ये कहते हैं कि हम 1 साल से परसेप्शन बना रहे थे, बताइए हम क्या करें। मतलब परसेप्शन बनाने की सुपारी ली हुई थी इन्होंने। पत्रकारों का काम परसेप्शन बनाने का नहीं है। पत्रकारों का काम वर्तमान में जो है वो लोगों के सामने बताने का है। लोग परसेप्शन बनाएंगे, लोग परसेप्शन बनाएंगे। हम कथावाचक नहीं हैं, हम प्रबोधनकार नहीं हैं। हम तो जो चीज है उसको जनता के सामने सच्चाई रखने का काम करने वाले एक लोग हैं। हमारी बिरादरी का काम है जो सच्चाई है वो सामने रखना। वो सही गलत ये लोग सोचे, ये उनका परसेप्शन लोगों को बनाना है अपना। तो वो कहते हैं कि हम 1 साल से परसेप्शन बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं समझा पाया। अब इसमें 2 एंगल है। यदि इस देश के करोड़ों किसान असमंजस है, मूर्ख है, मंदबुद्धि है, जो उनके लिए अच्छे कानून लाने के बाद भी समझ नहीं पाए, या हमारी सरकार मंदबुद्ध है जो इनको समझा नहीं पाई। मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा कि एक क्लासरूम में टीचर आते हैं मैथमेटिक्स सिखाने, और हम बच्चों को जब गणित सिखाते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आता वो गणित। तो फिर आप वो विषय ड्रॉप करेंगे या शिक्षक को बदलेंगे? गणित तो बच्चों के लिए है, सिखाना तो है ही। तो यहां हम क्या माने? मुझे लगता है श्रोता आपका प्रबुद्ध है, वो समझ जाता है। क्या हमारी सरकार, हमारा तंत्र इतना मूर्ख है कि पिछले 1.5 साल से किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं समझ रहे? मुझे लगता है पिछले 1.5 साल के बाद शायद अब सरकार इस बात को समझ में आ गई कि हम जिसको अच्छा कहते हैं वो वाकई में किसानों के लिए बुरा है। हर एक का सोच होता है देखने का। जिस जगह बैठ के प्रधानमंत्री देश को देख रहे थे, शायद वो समझ ही नहीं पाए कि जो 3 कानून उन्होंने लाए वो देश हित में है, किसान हित में। मैं देश हित की बात नहीं करता, मैं किसान हित की बात करता हूं। मैं आज भी कहता हूं मयूर जी, ये कानून बुरे नहीं है, लेकिन ये कानून लाने के पहले आपको किसानों को उस लायक बनाना पड़ेगा कि ये कानून लागू करने के बाद उनका भला हो। बिल्कुल। इंटरनेट गांव में पहुंचाना बुरी बात नहीं, लेकिन उस इंटरनेट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप गांव को इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचाते तब तक आप इंटरनेट देके गांव को मूर्ख बनाते हैं। गांव बार बार कह रहा है कि साहब इंटरनेट नहीं चाहिए,
हमको पहले इलेक्ट्रिसिटी दीजिए, कम से कम कुछ चार्ज तो करे लैपटॉप। और ये है कि इंटरनेट की घोषणा करते और बाद में कहते कि देखो हमने तो अच्छी चीज देने का प्रयास किया, ये लेते ही नहीं है, अब हम क्या करें, हम इसको वापस ले रहे हैं। आपने जितनी बातें कही प्रधानमंत्री जी ने कि मैं किसानों के लिए पिछले 2014 से क्या क्या किया, यदि जो उन्होंने कहा वो किसानों तक पहुंचता मयूर जी, तो इस देश का किसान आत्महत्या नहीं करता और आंदोलित नहीं होता। बिल्कुल सही बात। क्योंकि इस देश का किसान राजनीतिक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मेंबरशिप 5 करोड़। हमारे यहां प्रधानमंत्री स्वयं कह गए अपने भाषण में नहीं सर, ये तो 10 करोड़ से ज्यादा अल्पभूधारक है। तो एक घर में 2 लोग भी होंगे तो 20 करोड़ वोट तो यही होंगे। जिस दिन इस देश का किसान राजनीति करने लगेगा, हमारे देश में तमाम राजनीतिक दलों की दुकानें बंद हो जाएगी। किसान राजनीति नहीं करता, किसान व्यापार नहीं करता, किसान धंधा नहीं करता, किसान अपना दायित्व निभाता है। शायद टाटा बहुत बड़ी कंपनी है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, नागपुर में एम्प्रेस मिल, एक कॉटन मिल थी टाटा की, वो लॉस में गई, टाटा ने बंद कर दी। संडे ऑब्जर्वर अखबार निकला करता था, आप भी जानते हो। रिलायंस ने देखा लॉस में, बंद कर दिया। मैं इसको गलत नहीं मानता, वो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लॉस का काम करना उनका काम नहीं है। वर्तमान में भारत सरकार वो तमाम सार्वजनिक उपक्रम बेच रही है जो घाटे की है, जो घाटे में नहीं है उसको घाटे में ला के बेच रही है। लेकिन क्या कभी आपने किसी किसान को देखा कि किसान पे ऊपर घाटा चढ़ता है, कर्जा चढ़ता है और वो लगातार किसानी करता है? क्योंकि वो धंधेबाज नहीं, वो व्यापारी नहीं, वो उद्योगपति नहीं, वो किसान है, अपना दायित्व निभाता है। उसको पता है मेरा काम फायदा नफा नुकसान नहीं है, मेरा काम इस देश को 2 टाइम की रोटी खिलाने का है। इसलिए लॉस सहन करके भी, नुकसान सहन करके भी, कर्जा सर पे लेके भी, अपने बच्चों का एजुकेशन सैक्रिफाइस करके, अपनी बहनों और बेटियों की शादी का सैक्रिफाइस करके, अपने माँ बाप के इलाज का खर्च उठा नहीं सकता, वो भी सैक्रिफाइस करता है, लेकिन लगातार खेती करता है और इस देश में अनाज देता है। आज 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में अनाज दे रहे हो, इसीलिए दे रहे हो, आयात नहीं कर रहे हो। इस देश का किसान घाटा सहन करके, इसलिए मैंने कहा, मैं जब आपसे आपकी बात सुन रहा था तो मेरे दिमाग में था, मैंने 2013-14 में एक रैली की कवर की थी, जब नरेंद्र भाई जो है वो ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर घोषित हो चुके। तो मैं गुजरात में एक सौराष्ट्र करके रीजन है, और सौराष्ट्र में एक सुरेंद्रनगर करके जिला है, मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ, वो मेरा नेटिव प्लेस है। तो वहां वो पूरा कॉटन का बेल्ट है अशोक जी, कॉटन की बहुत बड़ी पैदाइश वहां पे होती है। तो मुझे याद आया तो मैं अपनी रिपोर्ट ढूंढ रहा था कि उस समय क्या कहा था, तो मेरी रिपोर्ट मुझे मिल गई। तो उस समय जो कहा था मैं आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो मुनाफा है, ये कहा था कि भाई एमएसपी जो है उसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है 50% का होना चाहिए एग्री कमोडिटीज में, 50% का एमएसपी के ऊपर 50% का प्रॉफिट मार्जिन का होना चाहिए। और पूरा एक, क्योंकि कॉटन का मुख्य पैदाइशी कॉटन है मेरा जो जिला है वहां पे सुरेंद्रनगर, तो उन्होंने कुछ जैसे वो देते हैं ना, वो मंत्र देते हैं, 5 सी होते हैं, 4 डी होते हैं, 3 एस होते हैं, या कुछ इस तरह का सब वो होता है, जुमला इस तरह का बनता है। तो उस तरह से वहां भी कुछ सी को लेकर दिया था कि ये होगा, कॉटन होगा, फिर कॉटेज होगा, फिर ये होगा, जैसे कुछ सी का कुछ चक्कर था, 5 सी को दे दिए थे। वो 5 में से एक सी जो है, मैं कोशिश कर रहा था अपने जिले में पूछने की कि भैया कुछ हुआ कि नहीं हुआ। तो बोले एक भी जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो वाला कोई भी सी हम तक नहीं पहुंचा, वो कह रहे थे। तो ये घोषणा उनकी बड़ी होती है, और वही दुगना कर देना प्रॉफिट मार्जिन, 50% रेज कर देना, ये बहुत मैं बता रहा हूं, उनके यदि पुराने भाषण सुनो जी, तो उससे बड़ा व्यंग कोई नहीं होता। बिल्कुल। मैंने जिस दिन उन्होंने कहा कि 10 करोड़ किसान
तो मैंने कहा कि ये वर्तमान में सुबह दिए हुए ताजे ताजे भाषण के आंकड़े हैं। शाम को कोई और इंटरव्यू में कोई और आंकड़ा आ जाए तो विश्वास आदमी को उस आंकड़े पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके आंकड़े, इनकी बातचीत लगातार बदलती है। एमएसपी तय कर, मेरी जानकारी है, जहां तक मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से जो रजिस्टर्ड फार्मर्स जो हैं देश में, उसकी तादाद तो 8.5 करोड़ के आसपास है, जहां तक मेरी जानकारी है। जो अब ये 10 करोड़ अचानक से कैसे हो गए, मैं भी सोच में पड़ गया कि 1.5 करोड़ कैसे बढ़ गए। हालांकि कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ कैसे गए? ये सवाल मुझे किसी विदेशी पत्रकार ने पूछा कि जब इन्होंने कहा यूनाइटेड नेशंस में कि हमने 71 करोड़ घरों को नल दिया है, नल से कनेक्ट किया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि 71 करोड़ घर के एक घर में हम सोचे कि हमारा समाज बहुत ही नालायक हो गया है कि बच्चे पैदा करता नहीं और माँ बाप को मार डालता है, तो घर में पति पत्नी तो होंगे। तो 71 करोड़ घर के मायने हैं 142 करोड़ लोग। अब वो अपनी जनसंख्या ही 135 करोड़ है आबादी, तो 142 मतलब क्या नेपाल वापाल पास में से जोड़ लेंगे क्या? तो ये इनको बड़े आंकड़े फेंकना, ये इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है अशोक। ये नहीं ये वो मैंने क्या, वो जो है ना, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है, याद है आपको? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस कॉन्फिडेंस से ये झूठ बोलते हैं, अब उसी कॉन्फिडेंस से लोग हंसने लगे। यही कारण है कि अब लोग इनकी मन की बात सुनने में ठहाके लगाते हैं। मैं किसी भी घर पे आप बैठिए, मन की बात आ रही होगी तो लोग जोर जोर से हंसते हैं, क्योंकि मुझे याद है 2014 का उनका भाषण कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले मैं इलेक्शन कमीशन से डाटा लूंगा, उस डाटा में से जिन जिन लोगों के ऊपर केसेस है मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि फास्ट ट्रैक में ये केसेस चलवाए और इनको सजा देके इनका मेंबरशिप रद्द करूंगा, नए लोग पार्लियामेंट में लाऊंगा ताकि पार्लियामेंट सबसे पहले क्रिमिनल फ्री हो, पार्लियामेंट में कोई भी मुजरिम नहीं हो। ये बोलने वाला प्रधानमंत्री यदि हत्या के मुकदमे वाले 2 राज्य मंत्री गृह डिपार्टमेंट में, गृह मंत्रालय में बनाता है, तो फिर हम समझे तो क्या समझे। तो ये समझ, इसीलिए मैंने कहा स्टार्टिंग में, नेताओं के दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग होते हैं। पत्रकारिता का काम उनका खाने के दांत दिखाने का है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें कही। आज मयूर जी, यदि आपको अच्छा खासा पैसा मिलता हो और यदि मैंने आपको कहा कि मैं आपको 500 रुपए मनी ऑर्डर करता हूं हर महीने क्योंकि आपकी स्थिति खराब है, तो आप कहोगे कि नहीं अशोक जी धन्यवाद इसके लिए, लेकिन अब मेरे पास अब जरूरत नहीं किसी चीज की। यदि जितना इन्होंने, सरकार ने कहा कि हमने इतना एमएसपी पे खरीदा और इतना किया और इतना किया, और यदि इतना किसानों का भला हो रहा है, तो फिर 6,000 रुपए की भीख किसानों की देने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपए साल के मतलब 500 रुपए महीने के। मेरा प्रधानमंत्री को मैंने कई बार, मैं किसी भी नेता को, बीजेपी के, मेरा चैलेंज है कि 500 रुपए महीने में वो अपने परिवार को सुबह एक चाय पिला दे, 1 कप, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले चाय का काम करते थे, चाय बेचते हुए एक बहुत गरीब घर से आए। तो वो यदि चाय बेच दे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आप भीख दे रहे हो। और यदि इस देश के किसानों को भिखारी आपने बनाया, पिछले 2014 से लेकर 21 तक आप सत्ता में, दायित्व आप पे जाता है, ये स्थिति आई क्यों 6,000 रुपए देने की? इसलिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आपने स्वयं अपने भाषण में कहा कि एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए, इसका मतलब एमएसपी प्रभावी नहीं है। एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार, आप जो कह रहे हैं, तो आपके बात के समर्थन में मैं ऐसे आंकड़ा बता देता हूँ। कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि जो है, उसमें कुछ 8,69,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए पैसे। 8,69,00,000। फिर ये आंकड़ा सरकार का ही है जो मेरे पास है। और तो अब ये 8,69,00,000 है किसान, अब वो 10 करोड़ कैसे हो जाते हैं अचानक से, ये तो समझ में नहीं आता। तो सरकार इसका मतलब 2 करोड़ किसानों को सरकार अभी तक पैसा दे ही नहीं पा रही है। इतना बड़ा तंत्र, इतनी बड़ी सिस्टम होने के बाद भी अभी तक 2 करोड़ लोग अपने, वो अल्प भूधारक जिनकी जमीन 5 एकड़ से कम है, उनको आप दे नहीं पा रहे। ये देखो, सरकार, हम क्या कहते हैं, सरकार पे हम आलोचना नहीं करके, सरकार के आंकड़े खुद सरकार को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं।
प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमने एमएसपी को अभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कृषि किसानों के संगठन, किसान भाई और कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री, इनकी एक कमेटी बना के हम फिर से एमएसपी पे वर्कआउट करेंगे। अब यही कमेटी आप इन्हीं 3 कानून बनाने के लिए करते तो शायद ये आंदोलन नहीं होता, क्योंकि आपने तुगलकी फरमान बना दिया है। 300 से ज्यादा सीटें आने का जो मद आपके दिमाग में चढ़ गया, और आपको उसके बाद लगा संविधान एक जगह पे, मैं कहूं वो पूर्व दिशा, मैं जो कहूंगा वही सही। इस आकलन के साथ आपने किया। जब आपने 3 कानून लागू किए तब मुझे मालूम नहीं कि आपने कैबिनेट को कॉन्फ्रेंस में लिया कि नहीं लिया, लेकिन जब आपने ये रद्द किए और रद्द करने की घोषणा की तब भी आपने कैबिनेट को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया, क्योंकि उसके पहले जो कैबिनेट का मीटिंग हुई, उस कैबिनेट मीटिंग में यह प्रस्ताव ही नहीं था कि ये वापस होने वाला है। तो ये कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम राजा महाराजाओं के दुनिया में नहीं रह रहे, हम संविधान से महाराजा भी जो है, राजा महाराजा भी जो है वानखेड़े, वो भी जो है अपना एक महामात्य और अमात्य मंडल दरबार में लगाते थे। उसके मंत्रिमंडल उनका होता था, अमात्य महामात्य तरीके के उस पदवी के लोग रहते थे। अभी भी दरबार लगता है, अभी भी दरबार लगता है। उस दरबार में बैठने वाले, यहाँ 2 टाइप के दरबार लगते हैं, क्योंकि दांत खाने के हाथ अलग होते हैं। तो एक दरबार में उद्योगपति बैठते हैं और एक दरबार में कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, जिनको बोलने का अधिकार नहीं होता। क्योंकि कई कैबिनेट मंत्री ने, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब 2-4 किसान की डेथ हुई धरना स्थल पे, तब उन्होंने कहा कि हमको इसको वापस लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, मुट्ठी भर है, इनको 1 आध सप्ताह में निकल जाएंगे। ये आकलन यदि प्रधानमंत्री का है, यदि प्रधानमंत्री ये आकलन अपने देश की नब्ज नहीं समझ सकते, प्रधानमंत्री यदि हमारे देश की जनता को नहीं समझ सकते, किसान भाइयों का दर्द नहीं समझ सकते, और ये किसान ही नहीं थे, किसान के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। ये आंदोलन किसान का नहीं था, किसान के साथ आम आदमी जुड़े हुए थे, कलाकार जुड़े हुए थे सारे। और जो जुड़े हुए थे वो कौन थे? वो नक्सली थे, अर्बन नक्सली थे, राष्ट्रद्रोही थे, पाकिस्तानी थे, चाइनीज थे, आंदोलन जीवी थे, वामपंथी थे, ये तमाम लोग थे। अब वो इनके भाई हो गए। मुझे ये समझ में नहीं आता मेरे किसान भाइयों को। अब ये कह रहे कि मुट्ठी भर लोगों के लिए, अब लगातार जो टोन आप देखेंगे गोदी मीडिया का, कि जो असमंजस में है, उनको समझ में नहीं आ रहा, इन्होंने तो यू टर्न ले लिया, हम कैसे ले लें। तो उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढा। उसमें से उन्होंने कहा कि खालिस्तानी और विदेशी कई एजेंसियां भारत सरकार को अस्थिर करने में लगी हुई थी किसान आंदोलन द्वारा, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये किसान कानून वापस लिए। अब मेरा सवाल है अमित शाह जी के ऊपर, गृह मंत्री सरदार पटेल की प्रतिकृति। अब अमित शाह जैसा धाकड़ होम मिनिस्टर होते हुए भी विदेशी ताकतें इस देश पे यहां तक घुसती है कि सरकार को पूरे देश के लिए अच्छे कानून वापस लेने पड़ते हैं। इससे ज्यादा सरेंडर किसी सरकार ने अभी तक किया नहीं होगा। हमने चाइना के साथ 1962 में जो युद्ध हारा, उससे भी ज्यादा शर्मनाक हार है ये, यदि हमने उन लोगों के सामने सरेंडर होते हुए, बाहरी एजेंसियों के सामने सरेंडर होते हुए यदि ये कानून वापस लिए। ये सब बातें कहने की है। उन्होंने जो सवाल उठाए उसके ऊपर मैं ये सवाल उठाता हूं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है, यदि इन 5 राज्यों के चुनाव 2 साल और नहीं होते तो ये आंदोलन 2 साल और चलता, क्योंकि सारे अब लोग समझ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को और इनकी वर्तमान सरकार को समझाने के लिए डेलीगेशन काम नहीं आएंगे, आंदोलन काम नहीं आएंगे, मीडिया में प्रेस रिलीज काम नहीं आएंगे, भाषण काम नहीं आएंगे, मृत्यु काम नहीं आएंगे। 500-700 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं किसान। उन मरते हुए किसानों से भी इनका दिल नहीं टूटा या दिल नहीं पचीसा। तो ये भी शहादत भी नहीं इनको कुछ चेंज कर सकती। सिर्फ चुनाव में हारने का डर जो है इन्हें औकात पे ला सकता है, और यही राकेश टिकैत समझ चुके थे। इसलिए राकेश टिकैत बार बार इस बात को कह रहे थे कि मैं 2024 तक इस आंदोलन को जीवित रखूंगा। यदि यह सरकार कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार बदलूंगा और फिर उससे कहूंगा कि कानून वापस ले।
तो मेरा इस विषय में जो है ये अंतिम सवाल है। फिर इस चर्चा को, इस विषय पर चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा, पर अंतिम सवाल ये है मेरा कि एक तो जिस तरह से राकेश टिकैत का नेतृत्व जो है, सभी और भी बड़े और भी किसान नेता बिल्कुल थे, लेकिन जो मुखर रूप से जो सामने थे वो राकेश टिकैत थे, चेहरा थे इस आंदोलन का। और उनकी एक चीज जो है, मैं जैसे आप लोगों को पूछता हूँ, आपको भी मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तो ये गुजरात में ये इनकी असर ये देखने को मिलती है। हालांकि गांव के लोगों को पूछो या शहर के लोगों को पूछो तो कहते हैं कि यार वो बड़ा, मतलब वो ठेठ देसी आदमी, मतलब जो उनका एक जो व्यक्तित्व है, हालांकि वो बड़े काफी एजुकेटेड है, मतलब उनका वो एम ए LL भी आदमी है, लेकिन फिर भी उनका जो एक पहनावा बिल्कुल देसी प्रकार का, उनकी बात करने का तरीका जो है ठेठ बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो जाट की जो बोली होती है उस तरह का है। वो भी बड़ा अपील कर दिया आम लोगों को। और जिस तरह से उन्होंने मीडिया को टेकल किया, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो ये प्रचार तंत्र में लगा हुआ था, जो खुद कह रहा है कि हमने तो एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की। आपके हिसाब से अभी इस आंदोलन में आने वाले समय में, अब जब ये संसद का सत्र शुरू होगा, तब ये कानून को जो है रिपील किया जाएगा, पर आप आगे जो है इसको किस तरह से देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुकेगा ये आंदोलन, और ये आंदोलन कार्य जो किसान है वो, और इस सरकार की जो मानसिकता है कि हम, मतलब अगर चुनाव नहीं हारने का डर हो तो ये किसी की बात नहीं मानते, ये कहाँ जाके ठहरता हुआ देखते हैं अशोक जी आप? देखिए, किसानों का सीधी माफी मांग के 3 कानून वापस लेते कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूं, ये तीनों कानून वापस लेता हूं, किसान भाई अपने काम पे जाएं और देश को चलने दें, किसान आराम से जाता। इन्होंने उसमें भी ये कहा कि ये तीनों कानून अच्छे हैं, मैं आपको समझा नहीं पाया, आप मूर्ख हो, इस वजह से अब किसान सुनने के मूड में नहीं है। किसान MSP को कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहा है, वो MSP एक्ट लाने की बात कर रहा है। और यदि मैं बार बार कह रहा था, मैं भी कई फोरम पे बोला हूं कि यदि आप MSP को कानूनी जामा पहनाते, MSP एक्ट ले आते हैं, तो फिर ये तीनों कानून भी आप लागू करोगे तो किसानों को फर्क नहीं पड़ेगा। किसान डरता है वो अपना कीमत ना मिलने के कारण। और मैं बताता हूं, अभी मयूर जी एक आखिरी 1 मिनट लूंगा आपका, सोयाबीन का रेट इस बार अच्छा मिला, 12,000 रुपए तक चला गया क्विंटल, और किसानों को लगा कि 12,000 रुपए क्विंटल चला गया सोयाबीन, जो बाढ़ में सोयाबीन चला गया, कुछ बचा है, शायद मेरा वो नुकसान उससे भर जाएगा। लेकिन इसी बीच सरकार ने सोयाबीन आयात करने का निर्णय लिया। सोयाबीन का आयात का निर्णय आते से ही 12,000 का सोयाबीन 6,000 पे आ गया। इसमें मरा कौन? किसान मरा। तो यदि MSP आपकी गारंटेड होती है तो फिर इन तमाम फ्लक्चुएशंस के फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि सरकार नहीं खरीदी, प्राइवेट पार्टी भी खरीदेगी तो उसको कम से कम MSP पे तो खरीदना ही पड़ेगा। और MSP ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, आपको जिंदा रहने के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं है। क्योंकि आपने MSP का जो बेस ईयर है वो बेस ईयर चेंज करके उस साल को लिया 1917 को, जिस समय अकाल पड़ा हुआ था, तो वैसी कीमतें कम थी। और यदि उसको आप बेस बनाएंगे तो फिर आप जब कहोगे 2 गुना हो जाएगा। मैंने जब ज्वाइन किया था जर्नलिज्म तो मेरी पहली तनख्वाह 1,200 रुपए की थी। आज यदि मुझे कहे कि आपके पहले तनख्वाह का बेस पकड़ते हुए मैं आपको दुगनी तनख्वाह देता हूं तो वो 2,400 रुपए हो जाती है। लेकिन पिछले 30 सालों में मेरी तनख्वाह उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो अब कोई कहे कि देखो वानखड़ी जी की तनख्वाह दुगनी की, फिर भी खुश नहीं है। बेस ईयर क्या लिया आपने, ये भी तो बताइए। वर्तमान में जो मैं कमा रहा हूं उससे आप 10% भी बढ़ाए तो मैं मानता हूं। तो सरकार ये गिमिक्स करती है। यहाँ MSP का एक पुराना फॉर्मूला था। विभिन्न राज्यों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज अपनी रिपोर्ट देती थी कि 1 एकड़ में एक H4 कॉटन ग्रो करने में कितना खर्चा आता है।
और कितना याइल्ड आता है, और उस हिसाब से इतना खर्चा, इसका कॉस्ट प्राइस ये बैठता है। ये जब यूनिवर्सिटी राज्य सरकार को देती थी तो राज्य सरकार उसको रिकमेंडेड प्राइस करके केंद्र सरकार को देती थी, और केंद्र सरकार तमाम राज्यों के एवरेज निकालकर फिर एक एमएसपी डिसाइड करती थी। आज के डेट में 2014 से लेके यूनिवर्सिटी से वो आंकड़े लेने का सिस्टम ही बंद कर दिया। 4 लोग ऑल ऑफ सडन तय करते हैं कि आज 200 रुपए बढ़ा दो, 150 रुपए बढ़ा दो, उसके बाद एक फौज लग जाती है, 150 रुपए बढ़ाए, 150 रुपए बढ़ाए। उस किसान को मालूम है उसने क्या किया। और रही टिकट की बात, टिकट पे आपने सवाल पूछा, टिकट हो या गुजरात का खेडूत हो, आप जब भी बात करोगे तो दिल से बात करेगा, क्योंकि वो राजनीति नहीं करता, वो अपने मन की बात करेगा। आपने अच्छा काम किया तो आपको अच्छा बोलेगा, आपने गलत काम किया तो मुंह पे बोलेगा गलत काम करता हूं, क्योंकि उसको वोट मांगना नहीं है। उनने मीडिया को भी हैंडल किया, उनने गोदी मीडिया को बताया कि भाई आप तो प्रोपेगेंडा करने के लिए आए हो, आप तो अपनी बात कहोगे। कुछ पत्रकारों को मारने के लिए लोग दौड़े तो किसानों ने बचाया। उनने कहा ये बच्चे अपने हैं भाई, इनको क्यों तकलीफ देते हो। अब वो मोदी जी के कहने में आ गए तो क्या करे, बेचारे बच्चे नौकरी कर रहे हैं, इनको कुछ मत करो। ये वही किसान है, ये एमएसपी पे लड़ेगा, और आगे जो भी किसानों के लिए चीजें इस देश तय करेगा, वो कमेटी भी एक परमानेंट कमेटी फॉर्मुलेशन भी होगा, जो टिकैत जी के बाद से मुझे समझ में आया कि बार बार आंदोलन हम नहीं करेंगे, और बार बार कानून आप अपने उद्योगपतियों के लिए नहीं पास करोगे। अब किसानों के लिए कोई भी डिसीजन लोगे तो इस कमेटी के सामने आओगे। उस कमेटी में सरकार भी रहेगी, राज्य सरकारें भी रहेगी, कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, अर्थशास्त्री रहेंगे, किसान संगठन रहेंगे, तो कम से कम बातें तो सुननी होगी। हमारे एग्रीकल्चर मंत्री ने 11 मीटिंगें की किसान संगठन के साथ ये 3 कानूनों पे, और तोमर साहब 11 मीटिंगों के बाद बाहर आके कहते थे कि सकारात्मक मीटिंग हुई। मुझे बताइए 11 बार सकारात्मक मीटिंग करने के बाद ये आंदोलन चलता कैसा है। या तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस लायक नहीं है कि वो मंत्री बने रहे। वो भी कहते हैं कि हम, अरे आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, कृषि मंत्री हो, कृषक को नहीं जानते, उनको नहीं समझा पाते, तो आप क्या बैठ रहे हो वहां पे, गरम कुर्सी गरम क्यों कर रहे हो, छोड़ दीजिए। लेकिन ये मोटे चमड़ी के लोग हैं, इनकी चमड़ी इतनी मोटी है, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आए हैं सत्ता का मक्खन खाने, ये किसी का भला करने नहीं आए। इसलिए भला करना, किसानों का अंतिम व्यक्ति, विश्व गुरु, देश का विकास, राष्ट्र का विकास नई धरातल पे ले जाएंगे। मेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, पेक इन इंडिया, सो इंडिया, ये इंडिया, वो इंडिया, ये सब दिखाने की दात है। ओरिजिनल दात जो है वो गिने चुने उद्योगपति है, उनका साम्राज्य बढ़ाना, बीएसई का इंडेक्स ऊपर जाता है इसका ख्याल रखना, और लगातार चंदा लेते रहना और चुनाव जीतते रहना और सत्ता में बने रहना, ये इनके खाने के दांत है और कुछ नहीं। अशोक जी, और बहुत सारे बातें इस मुद्दे पर हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमने ऑलमोस्ट आधे घंटे के आसपास बात कर ली है, पर हम लोग को इस मुद्दे पे, क्योंकि ये चलने वाला है, ये खत्म नहीं होगा इतना जल्दी, और नहीं बिल्कुल इस पर जो है हमारे दर्शकों को एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलती रही, ये बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल आपसे मिलते रहेंगे। तो किसानों के मुद्दे पर और जो किसान का जो कृषि बिल के कानूनों की जो कर वापसी की बात है, इस पर जो आज हमारी चर्चा थी, वो तो आप यही हम समाप्त करते हैं, और दूसरे एक मुद्दे के लिए फिर हम आपसे कुछ ही देर में मिलते हैं। तो दर्शकों से कहेंगे कि आप जुड़े रहिए, तो कुछ देर के बाद एक और विषय के साथ जो है हम अशोक के साथ जो है बात करेंगे, क्योंकि वो मुद्दा है आरिफ खान का मुंबई हाईकोर्ट से बिल्कुल जो है बाइज्जत बरी हो जाना। तो फिलहाल ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, हम दूसरे कार्यक्रम में फिर से बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक के लिए धन्यवाद।